ऑल राइट एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू आवर डिस्कशन। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि एलएलपी क्या होता है, कोई एलएलपी क्यों इनकॉर्पोरेट करेगा, क्या बेनिफिट मिल सकता है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा एलएलपी के बारे में कि कब कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, हमने टाइमलाइन देख ली। इन माय अर्लियर लेक्चर आई हैड डिस्कस्ड ऑल द डेफिनेशंस विद यू। जो भी ये एक्ट में से इंपॉर्टेंट है वो सारे डेफिनेशंस हमने कर लिए। नेक्स्ट एक्चुअली मेरे नोट्स में अगर आप देखोगे तो पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में लिखा है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हम अभी भी इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं कि एलएलपी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, डेफिनेशंस, तो मुझे लगता है कि ये मैं अगले सेशन में कवर करूं। दैट इज पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, इसका एक सेपरेट वीडियो करूं। दैट मे बी इन द नेक्स्ट सेशन। इन टुडेज सेशन आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, क्योंकि ये भी बेसिक से ही रिलेटेड है। तो हमारा जो फ्लो चल रहा है फिलहाल उसमें ये बेटर बैठेगा। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। वैसे देखा जाए ना तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता है कि हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में वो इतने बेसिक पे क्वेश्चन पूछेगी, बट क्या करें, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट। और अगर आप अपना स्टडी मटेरियल देखोगे तो इसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है। मुझे लगता है कि यार अगर दिया है ना तो अच्छे से करो, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम में आई नहीं है, नॉलेज तो मिल रही है ना हम लोगों को। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लर्निंग दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे लर्न नहीं होता। मेरा एम यहाँ पर आपको लर्न करवाना है। मुझे लगता है कि आपको सारे प्रोविजंस लर्न हो जाने चाहिए। और लर्न कैसे होगा, व्हेन यू मेक योर ओन नोट्स। आप लोग तो बहुत बिजी चलते हो, आपके पास कहाँ टाइम है। मेरे साथ साथ नोट्स बना लो। सो बाय द टाइम यू फिनिश वॉचिंग दीज लेक्चर्स यू विल बी रेडी विद योर नोट्स। तो इन इन लेक्चर्स का मेरा यही एम है कि आपका काम मैं सिंप्लीफाई कर दूँ। ठीक है, तो हम नोट्स बनाते रहेंगे। आप कुछ आप मेरे साथ ही लिख सकते हो, इतना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इफ यू फील कि नहीं मैम आप पहले लिख दो फिर बाद में हम कॉपी कर लेंगे, तो वो भी पॉसिबल है। आई लीव इट अप टू यू। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपका एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन, ये मत लिखो ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, कभी कभार मैं वैसे करती हूँ, बट यहाँ पर यू कैन राइट अलॉन्ग विद मी। तो एक नोटबुक ले आओ फटाफट, अपनी जो नोटबुक आपने बनाई हुई है वो ले आओ। आई विल नॉट नीड अ हाईलाइटर और एनी अदर कलर पेन, बस एक नोटबुक और एक पेन की जरूरत है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स में एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यस, हमारा जो एलएलपी है इसको हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर। एलएलपी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हेडिंग देते हो ना यहाँ पर जरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। तो अगर आया तो ये थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। 6 to 7 मार्क्स की वेटेज ये रखता है। इट कैन बी आस्क्ड एज अ थ्योरी क्वेश्चन ओनली। आई डोंट थिंक इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अगर आया 6 to 7 मार्क्स के लिए तो यू कैन राइट अराउंड 10 to 12 पॉइंट्स, उतना आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। उतना है, यहाँ पर मैंने आपको 18 पॉइंट्स दिए, उसमें से आप थोड़ा क्लब करके भी लिख सकते हो। सारे लिख तो सारे भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा लेंदी एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। सबसे पहले आप लिखोगे दैट एल एल पी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। हम बहुत ही शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं, लेकिन फ्लो एक बार आपको पता चल गया तो आप इसी को सेंटेंस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। अच्छा, हमारा जो एलएलपी है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। हमने लास्ट लेक्चर में सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो कॉर्पोरेट मतलब इट इज फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। तो मैं ये जो बॉडी कॉर्पोरेट वाली डेफिनेशन है, या वो यहाँ पे जो हम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलएलपी नाउ। तो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। हमने बहुत ही जनरली भी बॉडी कॉर्पोरेट को पढ़ा है कि कॉर्पोरेट मतलब इट हैज इट्स ओन सेपरेट लीगल स्टेटस। इसको फॉर्म करना पड़ता है। इट डजेंट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। तो इसको फॉर्म करना पड़ता है, दैट इज वाई इट इज फॉर्म्ड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा। हर पॉइंट ना हम लिंक करते जाएंगे, तो आपको एग्जाम में एक सेंटेंस याद रखना है, अगला पॉइंट उसी से मैं लिंक कर दूंगी। तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर लिखोगे बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या। इट इज फॉर्म्ड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट। तो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसकी एक कॉर्पोरेट अपनी आइडेंटिटी है। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन। तो हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया है क्योंकि इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। मैंने आपको बताया था कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट सा फ्रेज है वहां पर, दैट इट दिस एलएलपी इज एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। है तो ये पार्टनरशिप, लेकिन इसको आपको फॉर्म करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो क्लोथ्ड विद लीगल पर्सनैलिटी, ये उसको बॉडी देता है। इट हैज द बॉडी ऑफ
अ सेपरेट लीगल पर्सन, ठीक है। तो इट इज फॉर्म एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट। सेक्शन 3 जो है एलएलपी एक्ट का, वो बोलता है दैट एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। है बहुत ही सिंपल पॉइंट्स, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़े भी हुए हैं, लेकिन बस इसको एक लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इट इज फॉर्म्ड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एलएलपी एक्ट। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो ये होगा, एज पर सेक्शन 3 of the LLP Act, ओके, एज पर सेक्शन 3। तो इसी बहाने से हमारे सारे सेक्शंस भी रिवाइज होते जाएंगे। तो एज पर सेक्शन 3 क्या बोलता है, LLP इज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। अगर हम इसको पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करें, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, बट एलएलपी, इसमें कंपनी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको याद है, तो उसमें मैंने क्या बताया था, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है इट मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दे आर ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स। यस, तो बॉडी कॉर्पोरेट है, इट इज अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट लेमैन टर्म्स में क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज सेपरेट लीगल स्टेटस, और उसे हमने इनकॉर्पोरेट करके एक बॉडी दी है ऑफ अ लीगल सेपरेट लीगल पर्सन। इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन, उसको फॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि उसको फॉर्म करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इट विल ऑल्सो नॉट डाई अ नेचुरल डेथ, बुक चलती जाएगी टिल इट इज वाउंड अप। तो यही तो सारे पॉइंट्स आ रहे, सेपरेट लीगल पर्सन हो गया क्योंकि इट इज क्लोथ विद लीगल पर्सनैलिटी, प्लस इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, इट विल नॉट डाई अ नेचुरल डेथ। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, एनी चेंज इन द पार्टनर्स, जैसे पार्टनर्स डाई, या फिर वो रिटायर हो जाते हैं, या फिर वो छोड़ के चले जाते हैं, यस, सो दे रिटायर, दे डाई, दे बिकम इनसेन, उससे हमारे एलएलपी के कंटिन्यूएंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द एलएलपी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल इट इज wound up. तो any change in the partners of LLP shall not affect the existence, the rights, the liabilities of LLP. तो any change आप लिख सकते हो यहाँ पे, perpetual succession का मीनिंग क्या होता है, any change in the partners, जैसे डेथ, रिटायरमेंट, etc., shall not affect the existence of LLP. तो LLP क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इट इज फॉर्म्ड, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एज पर सेक्शन 3। आप इसको प्लीज हाईलाइट कर दो। LLP is a separate person in the eyes of law, having perpetual succession. Any change in the partners of LLP shall not affect the existence of LLP. तो LLP को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था मेरा सबसे पहला पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कि LLP फॉर्म कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ LLP। बस मुझे 2 मेंबर्स चाहिए जो साइन कर देंगे, जो एग्रीमेंट है वो साइन कर देंगे, एंड यू कैन फिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सबमिट इट विद ROC। वंस ROC गिव्स अ सर्टिफिकेट, इट मीन्स आपकी जो LLP है वो फॉर्म हो गई। तो LLP के लिए मुझे मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, कितने पार्टनर्स चाहिए, सो आई नीड मिनिमम 2 persons टू फॉर्म LLP। अच्छा, ये जो पर्सन्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पार्टनर्स। पार्टनर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, कि क्या दे शुड बी अ मेजर पर्सन, अ साउंड पर्सन, ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 5 में। तो मिनिमम मुझे 2 पर्सन्स चाहिए और उनकी एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगी। हमने पढ़ा था दिस पार्टनरशिप अग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, ओरल नहीं चलेगी।
इनकी पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगी, एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद दे विल बी कंसिडर्ड एज पार्टनर्स. दिस इज वेरी सिमिलर टू द मेमोरेंडम ऑफ एनी कंपनी. ठीक है, तो पीपल विल साइन, दे विल सब्सक्राइब, वेरी सिमिलर टू मेमोरेंडम. तो फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, दो लोगों के साथ आप एलएलपी को फॉर्म कर सकते हो. अच्छा, एलएलपी किस चीज के लिए फॉर्म होगी? एलएलपी विल बी फॉर्म टू डू सम काइंड ऑफ बिजनेस. बिजनेस, ये जो वर्ड है, इट इंडिकेट्स दैट इट मस्ट बी अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, जहां पर आपका एम है टू अर्न प्रॉफिट. तो कैन आई से इन अदर वर्ड्स कि जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मेरा एम है चैरिटेबल पर्पस का, या फिर एक नॉन इकोनॉमिक पर्पस है जहां पर बिजनेस प्रॉफिट कमाना मेरा एम नहीं है, तो वो एलएलपी में वो एलएलपी में अपने आप को फॉर्म नहीं कर सकती. ये सेम पॉइंट हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था, दैट पार्टनरशिप ऑल्सो कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर कैरिंग आउट बिजनेस. क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप में आपका एम क्या है? प्रॉफिट को शेयर करना. प्रॉफिट होगा तभी तो शेयरिंग होगी ना. नो बिजनेस, नो पार्टनरशिप. वही सेम लॉजिक आप यहाँ पे. एलएलपी क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है. एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप के भी फीचर्स यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट आपको मिलेंगे. यस. तो मेरा थर्ड एलिमेंट जो है दैट इज बिजनेस. बिजनेस में यू शुड हैव एन एम कैरीड आउट. लिखो, कैरीड आउट with aim of earning profit. तो in other words, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होना चाहिए. अच्छा, ये जो बिजनेस है ये लॉफुल होना चाहिए. आई कैन नॉट स्टार्ट पार्टनरशिप और एलएलपी फॉर एनी अदर अनलॉफुल एक्टिविटी. कंपनी में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ लॉफुल पर्पस. तो लॉफुल पर्पस होना चाहिए या लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. It must be carried on with the aim of earning profit. You can also write over your LLP cannot be formed for charitable or non-economic purpose. LLP, लिखो मेरे साथ. LLP cannot be formed for any charitable और नॉन इकोनॉमिक. नॉन इकोनॉमिक मतलब मेरा एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, और नॉन इकोनॉमिक पर्पस. एक्स वाई जेड, दे स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये लोगों से बुक्स खरीदते थे और फिर आगे डोनेट कर देते थे टू नीडी स्टूडेंट्स. ठीक है, ये लोग सस्ते दाम में पब्लिक से बुक्स खरीदते थे, ये बुक्स खरीदते थे और आगे डोनेट कर देते थे टू नीडी स्टूडेंट्स. इज दिस पार्टनरशिप और कैन आई फॉर्म एन एलएलपी फॉर डूइंग दिस बिजनेस? मैम ये तो बिजनेस है ही नहीं, यहाँ पर तो आप कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हो. अच्छा, मैं वो एक एलिमेंट डाल दूँ इसमें. 100 रुपए की बुक उन्होंने खरीदी मान लो, और आगे 110 में बेची या 120 में बेची. यार ये लोगों को खुद का भी तो घर चलाना है ना. 120 में बेच दी, ठीक है, 20 रुपए में बेची. कैन दे डू बिजनेस इन एलएलपी? अभी प्रॉफिट कमा तो रहे ना 20 रुपीज, बट मैम इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है ना. 20 रुपए तो अपने खर्चे निकालने के लिए कर रहे हैं. लोगों से बुक्स खरीदते हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर करते होंगे, पूरा दिन इस चीजों में डालते हैं, आगे जाके उनको सप्लाई भी करते हैं, पैक करते हैं. खर्चा निकालना है ना उनको, थोड़ा बहुत तो घर पे भी लेके जाएंगे. इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है. दैट इज वाई दे कैन नॉट फॉर्म एलएलपी. ठीक है, तो ये लोग एलएलपी फॉर्म नहीं कर सकते. तो देख लो आपने सब प्रॉपर्ली लिख लिया है कि नहीं. अच्छा, तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इट हैज़ सेपरेट लीगल स्टेटस, वो आगे एक पॉइंट में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पहले ले लेते हैं परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? अरे मेंबर्स में, पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो. लेकिन एलएलपी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता था. एलएलपी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट टिल इट इज
wound up. That is a feature of perpetual succession, and this is also one of the distinguish between partnership and LLP. पार्टनरशिप में अगर मेंबर रिटायर हो जाता है, पार्टनर रिटायर हो जाता है, या फिर पार्टनर डाइज, तो डिसोल्यूशन तो होता है ना, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, लेकिन डिसोल्यूशन तो होता है ना। लेकिन यहाँ पर LLP में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो कैन आई से ये तो यार मिक्सचर हो गया पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म का। तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है हमारा। कौन सा नंबर है ये? फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, what is the meaning of perpetual succession? It continues to exist irrespective of any change in the partners. तो आप वैसे लिख लो, it continues to exist irrespective of any change in partner. तो डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो LLP इज नॉट अफेक्टेड by death, insanity, retirement, insanity तो मुझे लगता है नहीं लिखते, इंसॉल्वेंसी लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा। रिटायरमेंट ऑफ LLP एक सेपरेट पर्सन है, तो LLP के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो डिसॉल्व होगी, ना वाइंड अप कब के बारे में हम सोचेंगे। LLP तो बिजनेस करती ही रहेगी। अच्छा, तो दैट वाज परपेचुअल सक्सेशन। अब मैंने बताया था आपको बॉडी कॉर्पोरेट के ही फीचर्स हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस ले लेते हैं। अभी मैंने यही तो लिखवाया था आपको यहाँ पर, देखो कैसे हम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। सेपरेट लीगल स्टेटस, परपेचुअल सक्सेशन, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? इट कैन हैव इट्स ओन एसेट्स, इट कैन हैव इट्स ओन लाइबिलिटीज। देखो भैया, पार्टनर तुमने जैसा ही कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे दिया ना LLP को, तो वो पैसा अब LLP का हो गया। अब LLP जो एसेट्स परचेज करती है वो LLP के, पार्टनर ये नहीं बोल सकता अरे ये तो मेरे ही पैसे से लिया हुआ था, तो अब मेरा एसेट है। नहीं, आपने क्या किया, पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो दे दी LLP को, पैसा दे दिया LLP को। अब LLP इसको एसेट्स परचेज करने में यूज करती है। अच्छे से लिख देती, यूज टू। दिस मनी इज यूज टू परचेज एसेट। अब सवाल ये उठता है, पार्टनर ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है उसी पैसे से LLP ने आगे एसेट्स खरीदे हैं, तो ये एसेट्स किसके हुए? क्या ये पार्टनर के एसेट्स हैं क्योंकि उसके पैसे से खरीदे हैं, या फिर ये LLP के एसेट्स हैं? देखो भाई, एक बार तुमने कैपिटल दे दिया ना LLP को, तो वो LLP का पैसा है, फिर वो उसको कैसे भी यूज करे। दीज एसेट्स, okay, they belong to LLP because LLP is a separate person in the eyes of law. LLP अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, अपने नाम पे एसेट्स खरीदती है, अपने नाम पे लाइबिलिटीज इनकर करती है। क्रेडिटर्स ऑफ LLP आर क्रेडिटर्स ऑफ LLP ओनली, नॉट पार्टनर्स। LLP ने किसी से लोन ले लिया, अगर वो रिपे नहीं कर पा रही है तो वो खुद लायबल है। आप पार्टनर्स को नहीं बोल सकते चलो चलो 10-10 हज़ार रुपए सब लोग निकालो, लोन रिपे करना नहीं कर सकते। तो दीज एसेट्स they belong to LLP only and not partners। okay? तो ये हम लिख लेंगे। तो सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? क्योंकि LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसीलिए वो सेपरेट लीगल पर्सन है। तो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ सेपरेट
लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, आप ये भी लिख सकते हो कि LLP कैन कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, कैन होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। सो LLP कैन कॉन्ट्रैक्ट in its own name, hold property, property का मीनिंग होता है assets, in its own name। तो assets अपने नाम पे खरीद सकती है, तो इसी का मतलब है कि वो जो liabilities है वो भी इनकर कर सकती है। assets are of LLP, not partners। Similarly, liability is of LLP, not partners। Creditors of LLP are creditors of LLP, not partners। Okay, creditors of LLP shall be the creditors of LLP only, not partners। Okay, लिख लिया। बस एक ही बात है, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, इट इज लिमिटेड टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जितना उतना उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बस उतनी ही उनकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा वो देंगे ही नहीं। दे आर नॉट पर्सनली लायबल। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमारी जो LLP है उनके जो पार्टनर्स हैं दे आर एजेंट्स ऑफ LLP, दे आर नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पहले लिख लेती हूँ फिर उसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं। हमारे LLP के जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ऑफ LLP, ठीक है, दे आर एजेंट्स ऑफ LLP। मतलब पार्टनर कैन होल्ड LLP लायबल बाय इट्स एक्ट। पार्टनर जो काम करता है उसके लिए LLP लायबल होगी, बाकी पार्टनर लायबल नहीं होगा। सो दे आर एजेंट्स ऑफ LLP, नॉट agents of other partners। they cannot hold the other partners liable by their act। इसका ये भी मतलब होता है that is there is no mutual agency। अब पार्टनरशिप में क्या पढ़ा था हमने? that partners can hold other partners liable। अगर X ने 10,000 रुपए का लोन लिया है फ्रॉम A और X पे फर्म के लिए लिया है, X रीपे नहीं कर पा रहा, तो A can recover it from Y and Z। So it means X by his act can bind the other partners। So there is mutual agency। वो bind कर सकता है and he is also bound by the act of other partners। तो ये म्यूचुअल एजेंसी की वजह से हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि वी आर लायबल नॉट ओनली फॉर आवर एक्ट्स बट ऑल्सो, हाँ ये जॉइंट एंड सेवरल भी आप बोल सकते हो, दैट आई एम लायबल नॉट ओनली फॉर माई एक्ट बट ऑल्सो फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप में द लायबिलिटी इज जॉइंट, सेवरल एंड अनलिमिटेड। मेरे पर्सनल एसेट्स भी लायबल है, लेकिन यहाँ पर माई लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड। मेरा जितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी उतनी ही लायबिलिटी। वहां पर तो क्या मैं अपने शेयर के लिए और दूसरे के एक्ट के लिए भी लायबल हूं। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप देर इज म्यूचुअल एजेंसी, यहां पर तो देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन बस मेरी उतनी ही लायबिलिटी। सो द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू देयर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जितना उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उतनी ही उनकी लायबिलिटी। वो भी लिख लेते हैं। देयरफॉर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स is limited to the extent of their agreed contribution। तुम क्या एक्ट कर रहे हो उसके लिए तो मैं लायबल हूं, उसके लिए तो LLP लायबल है। मेरा जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी उतनी लायबिलिटी। कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं हमारे में, आई एम लायबल ओनली फॉर माई शेयर, दैट्स इट। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, कैपिटल की कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा जरूरी है
कि आप पैसा ही लेकर आओ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो कंट्रीब्यूशन हम आगे भी पढ़ेंगे उसका बेस क्रिएट कर रही हूँ, ये टैंजिबल हो सकता है, मतलब कि आप कैश लेकर आ जाओ, या आप कुछ ऐसी चीज़ लेकर आ जाओ जो हम फील कर सकते हैं, टैंजिबल है, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट। आप इनटैंजिबल्स भी ला सकते हो। इनटैंजिबल्स में क्या आता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जिसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, या दोनों भी ला सकते हो। तो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सम टैंजिबल एसेट्स आप ले आए या इनटैंजिबल्स ले आए, दोनों ले आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन। ये जो कंट्रीब्यूशन है, इट मे कंसिस्ट ऑफ टैंजिबल्स, इनटैंजिबल्स एक्सेट्रा। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था दैट लिमिटेड लाइबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस कि क्यों पार्टनरशिप फर्म्स ने अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि आपकी बहुत सारी ऑडिट फर्म्स जो हैं, they have now converted themselves from partnership to LLP। रीजन भी मैंने आपको बताया था कि XYZ PQR, ठीक है, दे आर ऑल पार्टनर्स ऑफ एन ऑडिट फर्म। अगर ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, जो ट्रेडिशनली वो करते आ रहे थे, जेड ने अपने ऑडिट में कोई फ्रॉड कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, या उसके नेग्लिजेंस की कोई पेनल्टी लग गई, अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, तो XYPQR ये लोग सब लायबल होंगे। यार गलती उसने अपने ऑडिट में किया, हम क्यों लायबल हो? तो एक्चुअली सब लोग परेशान ही थे बिकॉज ऑफ दिस फीचर, उनको एक वे आउट चाहिए था। अब प्रोफेशनल फर्म्स हो गए, लॉयर के जो फर्म्स हो गए, लीगल एडवाइजर्स हो गए, या प्रोफेशनल इंजीनियर्स हो गए, तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं, ये पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरी में ही बिजनेस कर सकते थे, ये कंपनी तो फॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन एलएलपी एक बहुत मिडवे निकल आया, एक बीच का रास्ता निकल आया, जहां पर उनको मिल गया सबसे बेस्ट फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी का। दैट इज वाई many of these professional firms have now converted their business into LLP। तो उनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि डेलॉयट एंड हैस्किंस LLP ऐसे करके लिखा हुआ, तो इट LLP प्रोवाइडेड अ वेरी गुड एवेन्यू फॉर प्रोफेशनल्स। तो ये रीजन था कि बहुत सारे लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। और हमको पता है स्केड्यूल 2 जो है वो प्रोसीजर भी बताता है ऑन हाउ टू कन्वर्ट अ फर्म टू LLP, ठीक है। तो इस तरीके से रिवाइज करते रहो, हमेशा रिवाइज करते रहो। अगला जो हम एलिमेंट लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। LLP is an artificial legal person, it doesn't take birth like a natural person। उसको फॉर्म करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। इट डजंट डाई अ नेचुरल डेथ, उसे वाइंड अप करना पड़ता है। सो इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस, इसीलिए तो इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी बोलते हैं। इट इज क्लोथ विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जो काम आप और मैं कर सकते हैं, वो एलएलपी भी कर सकता है, अपने नाम पे कर सकता है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये जो पर्सन है, it shows that it has the right to contract in its own name। It is considered as a separate person in the eyes of law। तो आप यहाँ पर अगर एग्जाम में आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो आप लिख सकते हो इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल उसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन। लीगल इसको इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंडिविजुअल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इसीलिए बोलते हैं एज इट डज नॉट take birth like a natural person। लीगल उसको इसीलिए बोलते हैं एज इट कैन कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में आप बोल सकते हो इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस, इट इज क्लोथ विद ऑल द राइट्स एंड ऑल द ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आप बोलोगे एज इट इज created by a legal process and it is clothed with all rights of an individual। So let us see
what can the LLP do and what it cannot do, as it is very similar to an individual. हम ऐसा बोल रहे हैं कि तुम इंडिविजुअल के जैसे कोई भी काम कर सकते हो। तो LLP कैन और कैनॉट, पहले ये लिख लिया आपने, ठीक। LLP कैन और कैनॉट। भाई LLP वो सारे काम कर सकता है जो एक नेचुरल लिविंग पर्सन कर सकता है। तो इट कैन डू ऑल एक्ट्स एज अ लिविंग बोलो या नेचुरल बोलो, इट कैन डू ऑल द एक्ट्स एज अ नेचुरल पर्सन, बट कैन इट मैरी, कैन इट डाई, कैन इट बिकम, कैन इट गो टू जेल, वो सब काम नहीं कर सकता। ओके, सो इट कैन नॉट मैरी। वो देखो ये इंडिविजुअल कर सकता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता। LLP, अब हम क्या बोल रहे हैं, LLP यू कैन डू ऑल एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। अरे भाई सारे काम नहीं कर सकता, कुछ कुछ काम वो नहीं भी कर सकता है। सो इट कैन डू ऑल एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन, एक्सेप्ट लिख सकते हो आप, एक्सेप्ट मैरी और गेट डिवोर्स्ड। इट कैन नॉट गो टू जेल। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे LLP ने गलत काम किया है, LLP को जेल में डाल दो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। इट कैन नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन, मतलब ये मेडिकल जहाँ पर पर्सनल यू नो टच या वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वो सारे काम नहीं कर सकता। और प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वो CA नहीं बन सकता, वो CS नहीं बन सकता, वो CMA नहीं बन सकता, ठीक है, किसी को नाराज नहीं करना है हमें। ओके, तो वो वैसे लिविंग पर्सन के जैसे सारे काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि आपके स्टडी मटेरियल में भी है। LLP है तो सेपरेट लीगल पर्सन, बट क्या आप इसको देख सकते हो, ये सारे काम कर सकता है एज अ लीगल पर्सन, लेकिन क्या ये विजिबल है, क्या ये टैंजिबल है, नहीं है ना। तो LLP इनविजिबल है, मिस्टर इंडिया है ये, यस, ये इनविजिबल है, ये इनटैंजिबल है। टैंजिबल मतलब आप उनको देख सकते हो, फील कर सकते हो। इनटैंजिबल मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इनको टच फील नहीं कर सकते, आप इनको देख नहीं सकते। लेकिन ये इमॉर्टल है, इमॉर्टल, इमोरल की बात नहीं कर रही हूँ, इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब ये कभी मरेगा ही नहीं, अनलेस हम इसको वाइंड अप करें। तो इट इज इमॉर्टल, इट डजंट डाई लाइक अ नेचुरल पर्सन। ओके, इमॉर्टल एज इट डजंट डाई नेचुरली। हाँ, लेकिन ये इट इज नॉट फिक्टिशियस। हाँ, ऐसे लग रहा है कि हम लॉ नहीं, हम तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब उसी में आता है ना। तो इट इज नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है, इट डज एग्जिस्ट ना, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। फिक्टिशियस का मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। LLP इज नॉट फिक्टिशियस। ओके, नॉट फिक्टिशियस मतलब इट रियली डज एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट, वो है। दिखता है क्या, नहीं नहीं, वो है तो इनविजिबल। क्या आप उसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, नहीं, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो इमॉर्टल है, कभी नहीं मर सकता अनलेस आप उसको वाइंड अप कर दो, नेचुरली तो नहीं मर सकता। मॉर्टल मतलब इट कैन डाई ऑन नेचुरल, जैसे ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। इट इज नॉट फिक्टिशियस बिकॉज इट रियली डज एग्जिस्ट। अच्छा, अब ये एग्जिस्ट करता है ना, तो साइन कर सकता है क्या, नहीं, साइन तो नहीं कर सकता। तो इसका सिग्नेचर क्या होगा, कॉमन सील। पर कंपलसरी है, नहीं, कंपनी को भी कहाँ कंपलसरी है, तो इसको क्यों कंपलसरी करें हम। कंपनी के सेम फीचर्स हैं, जैसे वो आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, साइन नहीं कर सकते, तो बोला चलो ठीक है, इसका सिग्नेचर इज नथिंग बट कॉमन सील, वही सेम लॉजिक अप्लाई कर दो यहाँ पर। LLP है तो आर्टिफिशियल पर्सन ना, पर्सन है, मतलब इट इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अरे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन भी तो करने पड़ेंगे, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, इट कांट साइन,
इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, साइन है तो LLP कांट फिजिकली साइन, है तो आर्टिफिशियल पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते लेकिन फिजिकली साइन नहीं कर सकते ना। LLP acts through partners and these partners are agents of LLP। ठीक है, तो वो इनके थ्रू काम करते, पार्टनर्स बोलो, इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो कॉमन सील क्या हो गई? कॉमन सील is the signature of LLP. It is not mandatory, कंपल्सरी नहीं है। अरे हम कोई मेडिवियल टाइम में थोड़ी ना रहते हैं कि कॉमन सील लगानी पड़ेगी, कंपल्सरी है ही नहीं। लेकिन मुझे तो रखनी है कॉमन सील, तो फिर क्या करें? अगर अगर है ही आपके पास तो दो रिक्वायरमेंट्स है। कॉमन सील इज लाइक सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जहां पर भी लग गई इसका मतलब है कि इट इज लाइक LLP हैज साइंड इट। इट इज लाइक द सिग्नेचर ऑफ द LLP। बार बार कंपनी निकल रहा है मुझसे, आदत हो गई कंपनी सिखाने की थी ना। तो इट इज लाइक द सिग्नेचर ऑफ द LLP। आपके पास अगर कॉमन सील है तो उसको किसी की सेफ कस्टडी में रखो, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और अगर अफिक्स कर ही रहे हो देन इट मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के प्रेजेंस में आपको वो लगाना है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होते हैं? हमने पढ़ा था, कंप्लायंसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो। वैसे मैंडेटरी है नहीं, है ही नहीं, मैंडेटरी कंपल्सरी नहीं है, बट इन केस LLP decides to have a common seal, अगर आप सोच ही रहे हो तो फिर 2 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, seal must be kept in the custody of a responsible official, जो इसका ध्यान रखे, बिकॉज इट इज लाइक सिग्नेचर। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर भी रहता है उसको भी आपको संभाल के रखना है, किसी को देना नहीं है, किसी को पासवर्ड शेयर नहीं करना है। सिमिलरली ये जो कॉमन सील है इसको भी, इट इज़ नॉट लाइक अ रबर स्टैम्प। कॉमन सील एक मेटालिक इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप उसको पेपर इंसर्ट करो, लीवर प्रेस करो तो उधर उतना एरिया एम्बॉस होता है, कोई इंक वगैरह नहीं होती उसमें, बस उतना एरिया एम्बॉस टाइप हो जाता है। अच्छा, इट मस्ट बी केप्ट एंड इट मस्ट बी साइंड। आपने सील तो लगा दी, साइन नहीं, अफिक्स्ड लिख दो, इट मस्ट बी अफिक्स्ड। सील तो लगा दी लेकिन किसके प्रेजेंट, ऐसे कि बस मैंने लगा दी नहीं, आप सही तरीके से लगा रहे हो कि नहीं, उस डॉक्यूमेंट पे लगाना था कि नहीं, ये सब वेरीफाई करने के लिए इट मस्ट बी अफिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, तो उनके सामने लगाओ ताकि हमको भी पता चले कि सही डॉक्यूमेंट पे लग रही है कि नहीं वो सील। तो दिस इज अबाउट द कॉमन सील। इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन कंपनीज एक्ट। लॉजिक ये है, अगर आप भूल गए हो, कि पुराने ज़माने में किंग्स वगैरह को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वो अपना साइन भी नहीं कर सकते थे, अपनी अंगूठी को इस तरीके से पेपर पे प्रेस करते थे और उधर निशान आ जाता था, दैट वाज द सील ऑफ द किंग। लेकिन अब तो सब पढ़े लिखे हैं ना, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो सील की क्या जरूरत है, इसीलिए कंपलसरी नहीं है। 9th एलिमेंट ले लेते हैं, 9th कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, एंड दैट इज द LLP अग्रीमेंट। राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। इसमें पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज होती हैं। अगर आपकी LLP एग्रीमेंट है, वेरी गुड, नहीं है तो फर्स्ट स्केड्यूल फॉलो करो। तो LLP एग्रीमेंट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स, मतलब इंटर से आपस में, म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनर्स एंड ऑल्सो LLP एंड पार्टनर्स। रिटन होना चाहिए। If there is no agreement, we will follow the first schedule.
जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमें फॉलो करना। लिखो, देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर्स डायरेक्ट एलएलपी को होल्ड कर सकते हैं लायबल बाय देयर एक्ट्स, दे कैन नॉट होल्ड द अदर पार्टनर्स लायबल। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या है? सी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप each partner can bind the firm, can bind the other partner by his acts। फर्म तो लायबल है ही ना, लेकिन बाकी पार्टनर्स भी लायबल। लेकिन एलएलपी में ईच पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी, दे कैन नॉट बाइंड द अदर पार्टनर्स। आपको चाहिए तो लिख देते हैं ये। इन केस ऑफ, अभी थोड़ी मेहनत कर लो, अभी नोट्स बना लो, ये सब कुछ बाद में काम में आएगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इन केस ऑफ एलएलपी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बाइफरकेट कर दो। ईच पार्टनर can hold the firm as well as other partners liable by his acts। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ एलएलपी, पार्टनर कैन होल्ड ओनली द एलएलपी liable by his own acts, not other partners। लिखा? So can I say that in case of LLP, I am not liable for the independent unauthorized act of other partners। वो खुद ही लायबल होंगे, उनके मिसकंडक्ट के लिए भी पार्टनर्स खुद ही लायबल होंगे, हम दूसरों को लायबल नहीं कर सकते। ठीक है? सो इन केस ऑफ एलएलपी, मैं एक पार्टनर हूं, मैं तुम्हारे इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट में मैंने एलएलपी में तुमने एलएलपी ने तुमको वो काम करने की अथॉरिटी नहीं दी थी, तुम खुद ही कर रहे हो। हाँ, जो अथॉरिटी तुमने दी थी उसके लिए तो एलएलपी खुद लायबल है ना। जो अनऑथराइज एक्ट्स हैं, जो तुम्हारे खुद के दिमाग लगाए हुए एक्ट्स हैं, उसके लिए तुम खुद ही लायबल हो, ना एलएलपी ना बाकी पार्टनर्स लायबल। सो द पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द इंडिपेंडेंट अनऑथराइज एक्ट्स और एनी मिसकंडक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। तो ये आई थिंक इतना लिखेंगे हमारे लिए सफिशिएंट है। मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स, मिनिमम कितने चाहिए? 2 पार्टनर्स, 2। और इन्हीं में से एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मैम मेरे तो 2 ही पार्टनर्स हैं। हाँ, तो वो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे ना। तो 2 पार्टनर्स हैं एंड एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स है उन्हीं में से बना लो। और इनमें जो है एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। आप यहां पर लिख दो, दे आर नॉट टू बी अपॉइंटेड, कैन, दे आर अमंग, ऐसे लिख दो, अमंग, फ्रॉम अमंग द पार्टनर्स ओनली। मतलब पार्टनर्स में से ही आपको किसी 2 पर्सन्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है। भाई तू देख ले, कंप्लायंस, रेजिडेंट वर्ड यूज किया है, अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days इन द फाइनेंशियल ईयर। तो आप फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 days अगर इंडिया में थे तो आप रेजिडेंट हो 120। अच्छा, मैक्सिमम, मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, नो लिमिट, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। लिखा? चलो अब इसको ना टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेते हैं, काफी सारे नोट्स बना लिए हमने। हाईलाइट करो पॉइंट्स। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? इसका सेपरेट लीगल स्टेटस है,
वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। फॉर्म करने के लिए कोई भी 2 पर्सन्स की ज़रूरत है। प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का एम होना चाहिए। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आरओसी के पास फाइल करना है। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, यू आर कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, सबसे पहले तो लॉफुल होना चाहिए एंड विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होना चाहिए। LLP कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। परपेचुअल सक्सेशन है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेपरेट लीगल स्टेटस है। क्रेडिटर्स ऑफ LLP आर क्रेडिटर्स ऑफ LLP ओनली। लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द अमाउंट ऑफ एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इट इज क्रिएटेड बाय द लीगल प्रोसेस, इट इज क्लोथ्ड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एज एन इंडिविजुअल वो जो भी एक लिविंग पर्सन काम कर सकता है वो कर सकती है, लेकिन इट कैन नॉट मैरी, इट कैन नॉट गेट डिवोर्स्ड, इट कैन नॉट गो टू जेल। LLP इनविजिबल है, देख नहीं सकते। इनटैंजिबल है, फील टच नहीं कर सकते। इमॉर्टल है, इट डजंट डाई अ नेचुरल डेथ, लेकिन ये फिक्टिशियस नहीं है, हाँ वो ध्यान में रखना। कॉमन सील, अगर वो चाहे तो कॉमन सील हो सकती है। इफ इट डिसाइड्स टू हैव, मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो कॉमन सील हो सकती है। बट इट शुड रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी। एंड इट विल बी अफेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। LLP एग्रीमेंट होनी चाहिए जहां पर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बताते हैं हम। अपने हिसाब से एग्रीमेंट बनाओ, नहीं है तो फिर Schedule 1 फॉलो करो। कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। नो पार्टनर विल बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स और देयर मिसकंडक्ट, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट्स ऑफ LLP ओनली, आई एम नॉट एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स, उन्हीं में से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से कोई भी एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको लॉजिक बताऊंगी अगले सेशन में, क्यों इंडिया में होना चाहिए। मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैनेजमेंट जो है वो पार्टनर्स खुद ही करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स दे आर एंटाइटल्ड टू मैनेज, तो पार्टनर्स मैनेज करते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लीगल कंप्लायंसेस, आरओसी के साथ कम्युनिकेट करना, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, एक्सेट्रा। अकाउंट्स जो है वो आपको एनुअली मेंटेन करने हैं, रिफ्लेक्टिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिट भी करनी है, ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। ई फाइलिंग होगी डॉक्यूमेंट्स की कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में, MCA की वेबसाइट पे आपको करना है। और ये जो फॉर्म्स, रिटर्न्स, जो भी आप फाइल करते हो, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिकेटेड आइदर बाय अ पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज लाइक अ पेन ड्राइव, तो आप बस आप फिक्स कर दो, की डाल दो, आपका सिग्नेचर अटैच हो जाएगा। दिखेगा नहीं आपको, लेकिन तो लिख के आएगा मैसेज कि सिग्नेचर अटैच हो गया। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स होती है, मर्जर अमेलगमेशन, वो LLP एक्ट के हिसाब से होंगे। कन्वर्ट करना है, अगर एक फर्म को कन्वर्ट करना है तो Schedule 2 फॉलो करो। प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करना है तो Schedule 3 में प्रोसीजर दिया हुआ है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना है तो Schedule 4 में दिया हुआ है। लिस्टेड को करना है तो नहीं, लिस्टेड को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अनलिस्टेड बनाना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अनलिस्टेड, फिर अनलिस्टेड को LLP में करोगे। फॉरेन LLP ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, मैंने आपको तभी भी बताया था कि आप इनकॉर्पोरेट हुए हो आउटसाइड इंडिया, लेकिन आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो उस इंडियन बिजनेस को द इंडियन LLP एक्ट विल अप्लाई। फॉरेन LLP क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट या सेपरेट पर्सन है, इट कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन LLP। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट अप्लाई टू LLP, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मोरलेस ये जो बाकी के थे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, इसलिए हमने नहीं लिखे। बाकी के तो हमने नोट्स बना लिए। फटाफट ना एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ LLP। LLP इज मोर ऑर्गेनाइज, आपने मेरे साथ लिखो, बहुत सिंपल है। LLP इज मोर ऑर्गेनाइज देन पार्टनरशिप, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं। इट इज मोर ऑर्गेनाइज देन पार्टनरशिप। इट हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू अ कंपनी, क्योंकि वो अपने एग्रीमेंट को खुद ही बना सकती है। फॉर्म करना बहुत ईजी है एज कंपेयर टू अ कंपनी।
लाइबिलिटी लिमिटेड है एज कंपेयर टू जॉइंट एंड सेवरल इन पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ईजी है दैन अ कंपनी, तो कंपैरिजन है सिर्फ। इट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड दैन पार्टनरशिप, इट इज मोर फ्लेक्सिबल दैन कंपनी, it is easy to form than a company. Liability is limited as compared to unlimited liability, joint several unlimited in case of partnership, easy to dissolve as compared to a company. ये हो गया हमारे एडवांटेजेस। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बार गो थ्रू कर लो, बहुत सिंपल पॉइंट्स एंड नोट्स हमने बहुत अच्छे से बनाए हैं। आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर लर्न हो जाएगा क्लास में ही, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आई टेक योर लीव, अगली बार मिलती हूँ विद पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर।